कुछ देर तक वो लोग जुज़लान को घर ले आए थे। चूँकि वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, इस वजह से उसे हवेली नहीं लेकर गए थे, बल्कि राइद के घर पर ही ले आए थे, जहाँ अस्पताल जैसी हर सहूलत का राइद ने इंतज़ाम करवा दिया था। आयला और नूर बेगम किचन में थी, तो राब खान किसी ज़रूरी काम से गाँव चले गए, इसलिए अभी जुज़लान के कमरे में एमल और राइद मौजूद थे। कुछ पता चला कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया? हल्के से नीम दराज हुए जुज़लान ने बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठे राइद से पूछा, जो फ़ोन पर कुछ देखने में मसरूफ़ था। मैं पता लगवा चुका हूँ, ये एक्सीडेंट सिर्फ हादसा था। जिस ट्रॉली से तुम्हारा तसादुम हुआ उसका ड्राइवर भी शदीद ज़ख्मी हुआ था। मैंने उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। ये सिर्फ एक हादसा था। और रही वीडियो की बात, तो मैं पता लगवा रहा हूँ कि ये किसका काम है और इस वीडियो को हटवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब इसे हटवाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। राइद ने संजीदगी से पूरी सूरत हाल से आगाह किया। क्या तुम्हें भी मैं ही गलत लगता हूँ? जुज़लान ने चेहरे पर नज़रें जमाए राइद के पूछा, तो राइद ने उसकी जानिब देखा। जुज़लान, हमारे ख़ानदान में बाहर रातें गुजारना आम सी बात है, और तुम भी उसी आम सी बात का ही हिस्सा रहे हो, मगर जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, इसलिए मुझे इस वीडियो पर यकीन नहीं है। लेकिन खैर, मैं पता लगवा कर रहूँगा कि ये किसका काम है। उम्मीद है जल्दी पता चल जाएगा। राइद ने तफसील से उसे सुकून से जवाब दिया। मैं जानता हूँ ये काम किसका है, तुम बस मुझे फ़ोन दो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। जुज़लान नताशा का सोचते दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम किसी को भी देख सको। मुझे बताओ कौन है, मैं देखता हूँ। राइद ने भवें सुकेड़े कहा, मैंने कह दिया ना, मैं खुद देख लूँगा ये मामला, बस मुझे मेरा फ़ोन ला कर दो। जुज़लान ने अपनी बात पर जोर दिया, तो राइद उसका चेहरा देख कर रह गया। वो जानता था जुज़लान ने जो कह दिया है उसके बाद वो अपना फ़ैसला कभी नहीं बदलेगा, इसलिए वो उसके आगे कोई बहस करने की बजाय उठकर कमरे से ही निकल गया था। राइद के कमरे से जाने के बाद जुज़लान की नज़र एमल पर गई, जो अलमारी खोले खड़ी न जाने उसमें से क्या निकाल रही थी। स्पार्ट चेहरा, हर चीज़ से बेपरवाह, वो अपने ही काम में लगी हुई थी। जुज़लान ने उससे कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की थी। वो जानता था वो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। वो उसे गुस्सा दिलाकर उसकी तबीयत ख़राब नहीं करवाना चाहता था, इसलिए फ़िलहाल वो खामोश ही रहा। कुछ ही देर बाद राइद वापस कमरे में दाखिल हुआ, तो उसके हाथ में 2 फ़ोन थे, एक डिब्बा पैक तो दूसरा खुला हुआ। तुम्हारा फ़ोन एक्सीडेंट में टूट गया था, इसलिए ये नया फ़ोन है, मगर इसमें सिम पुरानी ही है। राइद ने खुला हुआ फ़ोन जुज़लान की जानिब बढ़ाया, जिसे वो उल्टे हाथ से थाम गया। एमल, राइद ने अलमारी में सर दिए खड़ी एमल को पुकारा, जिस पर वो थोड़ा सा पीछे किए सर उसे देखने लगी। मैंने जुज़लान के लिए फ़ोन मंगाया तो मुझे याद आया कि तुम्हारे पास भी फ़ोन नहीं है और तुम्हें भी इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए ये तुम्हारा फ़ोन, इसमें सिम भी मौजूद है। राइद ने उसके सामने आते हुए फ़ोन का बॉक्स उसके आगे करते मुस्कुरा कर कहा, राइद भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने कौन सा किसी को फ़ोन करना होता है, जिसको फ़ोन करना होता था वो तो चले गए, अब किससे रब्ता रखना? वो कुछ अफसुर्दगी से बोली। जुज़लान, जो उसे ही देख रहा था, उसके लहजे पर, उसकी बात पर दोनों सुनकर दुखी हुआ था। एमल, ये क्या बात हुई? हम लोग तुम्हारे नहीं हैं क्या? कभी तुम बाहर हो तो क्या तुम्हें हमसे रब्ता करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी? एमल, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, तुमने तो एक पल में ही हमें बेगाना कर दिया। राइद अफसोस भरे लहजे में बोला, तो एमल को एहसास हुआ कि वो सही शख्स से गलत बात बोल गई। नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। बाबा के जाने के बाद आप ही लोग तो हैं जो मेरे अपने हैं। वो धीरे से मुस्कुरा कर उसे अपनी बात का यकीन दिलाने लगी, तो जुज़लान और राइद दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो फिर लो, उसने बॉक्स की जानिब इशारा करते कहा, तो एमल ने उसे थाम लिया। शुक्रिया, वो धीरे से मुस्कुराई। हमेशा खुश रहो। राइद बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखता कमरे से निकल गया। एमल ने फ़ोन का बॉक्स टेबल पर रखा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। जुज़लान एक नज़र एमल को देखते फ़ोन पर जवाद का नंबर मिलाने लगा, जो तीसरी बेल पर उठा लिया गया। सर, कैसे हैं आप? दूसरी जानिब से जवाद की फ़िक्रमंद आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ जवाद, क्या तुमने वो वीडियो देखी? अपनी खैरियत बताते उसने सवाल किया, जिस पर जवाद ने जी कहा। ये हरकत नताशा की है जवाद, उसने मुझसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए ये सब किया है। जवाद, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे नताशा चाहिए, हर हाल में। जुज़लान गुस्से से बोला, तो उसकी बात पर एमल ने एक नज़र उसे देखा। हर तरफ अपने आदमियों को फैला दो, और ख़ासकर एयरपोर्ट पर, वो ज़रूर मुल्क से बाहर जाएगी। जुज़लान ने गुस्से से झुंझलाते हुए हुक्म दिया। वो किसी भी तरह नताशा को पकड़वाना चाहता था, वो किसी भी तरह नताशा को पकड़ना चाहता था। लेकिन सर, अगर वो पहले ही मुल्क से बाहर चली गई हुई तो? जवाद ने खदशा जाहिर किया। लेकिन सर, अगर वो पहले ही मुल्क के बाहर चली गई हुई तो?
जवाद ने खदशा जाहिर किया। फिर उसके सबसे खास दोस्त डैनियल को पकड़ो, क्योंकि वही एक बंदा है जिसे नताशा के हर पल की खबर होती है। उससे हमें ज़रूर नताशा का पता मिल जाएगा। जुजलान थोड़ी देर बाद सोचकर बोला, जिस पर दूसरी जानिब से जवाद ने ओके कहते फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद जुजलान ने सामने नज़रें की तो एमल उसी को ही देख रही थी। जब खुद पर पड़ती है ना तो इंसान कैसे बिलबिला उठता है, यह आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। उसके देखने पर एमल मुस्कुराती नज़रों से उसे देखती, तंजिया लहजे में कहती, अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गई। पीछे एक बार फिर जुजलान शर्मिंदा होकर रह गया। वाकई जब उस पर आई तो उसे पता चला कि सिर्फ एक वीडियो की वजह से उसकी कितनी बदनामी हो रही है। उस पर पड़ी है तो आज उसे पता चल रहा है कि जिन लड़कियों की वो वीडियो से डराता था उन्हें, तो उन पर क्या गुजरती होगी। और आज वो खुद एक वीडियो की वजह से शिकस्त के दोराहे पर आ खड़ा हुआ था। अब उसे उन लड़कियों की हालत का अंदाज़ा हो रहा था। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मगर अब पछताने का क्या फ़ायदा? जिनकी ज़िंदगियां उसकी वजह से बर्बाद हुई थी, उनकी ज़िंदगियां वापस पहले जैसी तो नहीं हो सकती थी ना। जिन लड़कियों ने बदनामी के डर से खुदकुशी की, वो तो वापस नहीं आ सकती थी ना। मगर उनकी आहें शायद जुजलान को लग गई थी। कुछ दिन पहले ही तुराब खान की गैर मौजूदगी में नवाल हसाम और उसके घर वाले जुजलान से मिलकर जा चुके थे। जुजलान अब काफ़ी बेहतर हो गया था। उल्टे पाँव का फ्रैक्चर ठीक हो गया था, चोटें भी भरने लगी थी। मगर सारा मसला आधे मफलूज जिस्म का था, जिस वजह से सभी परेशान थे। मगर दवाएं चल रही थी। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि वो ठीक हो सकता है। मगर दूसरों के रहमो करम पर आकर अब जुजलान जैसे दिल बर्दाश्ता होता जा रहा था। जब दूसरों की मोहताजी होती है तो कितना दुख होता है, ये अब जुजलान को पता चल रहा था, जो अब खुद से उठकर पानी भी नहीं पी सकता था। कुछ वक्त पहले ही सब लोग उसे हवेली ले आए थे। एमल और जुजलान के बीच अब तक खामोशी कायम थी, जिसे जुजलान ने तोड़ने की 1-2 बार कोशिश की, मगर एमल हमेशा की तरह गुस्सा होने लगी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती। और जुजलान उसकी और अपने बच्चे की सेहत पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए अब वो उसे कुछ नहीं कहता था। एमल जुजलान का एक आध छोटा मोटा काम कर देती थी, मगर बाकी सारे कामों के लिए उसके मुलाजिम रखे गए थे। इलेक्शन हो चुके थे और आज इलेक्शन का नतीजा आने वाला था। इतने दिनों से जुजलान और तुराब खान दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह वो जीत। जुजलान की जगह हर मीटिंग, हर जलसे में तुराब खान जा रहे थे। आज जुजलान काफ़ी बेचैन सा था। उसे अजीब घबराहट सी हो रही थी। आज पता चलना था कि वो जीता है या हारा है। जिस कामयाबी के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे, उसका वो मकसद पूरा हुआ या नहीं। वो टीवी पर नज़रें जमाए नतीजे का इंतज़ार कर रहा था। उसका इंतज़ार ज़्यादा लंबा ना हो सका जब न्यूज़ एंकर ने ऐलान किया कि उसकी मुखालिफ पार्टी जीत चुकी है। कल तक जो गेम पूरी तरह उसके हाथ में था, सिर्फ एक वीडियो की वजह से उसके हाथ से निकल चुका था। उसे बहुत बड़ा धचका लगा था। कल तक आधी से ज़्यादा आवाम उसके साथ थी, आज वो बुरी तरह से हार गया था। ये हार उसके लिए बाइसे शर्म थी। वो सदमे से बिल्कुल साकित टीवी पर नज़रें जमाए बैठा था। बेबसी उसके चेहरे से साफ पता लग रही थी। जब एमल हाथ में मिठाई की प्लेट लिए कमरे में दाखिल हुई। मुबारक हो जागीरदार जुजलान खान, जिस इलेक्शन को जीतने के लिए आपने मेरे अपने मुझसे छीन लिए, एक घटिया चाल चल के मुझसे निकाह किया, मेरे ख्वाब तोड़े, मुझे अजियत दी। उस इलेक्शन में आपको बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हुई है। एमल की आवाज़ पर उसने नज़रें उठाईं तो वो सामने मिठाई की प्लेट लिए इत्मीनान से खड़ी थी। चेहरे पर बला का सुकून था, होंठों पर खूबसूरत दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी, और मीठे लहजे में किया तंज जुजलान को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। क्या हुआ? अब नज़रें क्यों झुका लीं? अब कुछ बोलोगे नहीं? चलो बोलना बुलाना छोड़ो, मिठाई खाओ। एमल ने प्लेट उसके सामने की तो जुजलान ने बेबसी से नज़रें फेर लीं। अच्छा चलो मत खाओ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कह सकते हो। एमल प्लेट टेबल पर रखती बिल्कुल उसके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ी ज़रा से कंधे उचकाकर बोली तो खिफत से जुजलान ने नज़रें उठाकर उसे देखा। मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय माफ़ी मांगने के? हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, जुजलान ने धीरे से शिकस्त खुर्दा लहजे में शर्मिंदगी से कहा तो एमल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा जागीरदार जुजलान खान, तुम जैसा मगरूर और अनापरस्त इंसान मुझ जैसी आम सी लड़की से माफ़ी मांग रहा है। हैरत है भाई। एमल ने मीठा सा तंज किया। एमल, मैं सच में शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। जुजलान ने बेबसी से अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा। देखो ना, वक्त ने कैसा पलटा खाया है। एक वक्त था जब मुझे बेबस करके तुम्हें सुकून मिलता था, और आज तुम्हें यूं बेबस देखकर मुझे सुकून मिल रहा है।
एमल चुपते हुए लहजे में कहती जुजलान को एक बार फिर नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई। तुम हर एक शख्स को अपने आगे बेबस करके खुश होते थे ना जुजलान खान, और अब देखो अल्लाह की लाठी किस तरह तुम पर पड़ी है कि तुम पूरी तरह से बेबस होकर रह गए हो। ना सिर्फ अपनी बदनामी को रोकने में नाकामयाब हुए हो, बल्कि तुम तो अपनी सेहत भी खो चुके हो, दूसरों के मोहताज होकर रह गए हो। एमल ने तल्खी से कहा तो जुजलान का सर झुक गया। वो ठीक ही तो कह रही थी, वो दूसरों को तकलीफ देकर हमेशा खुश हुआ करता था, और आज जब वो खुद सब कुछ हार चुका था। तुमने जो इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दूध की धुली थी, मगर उन्हें अपने किए की सज़ा तुम्हारी शक्ल में मिल चुकी है। मगर जिन लड़कियों ने तुम्हारी वजह से अपनी जानें ली, शायद उनके माँ बाप की बद्दुआएं लगी हैं तुम्हें, उनकी आहें लगी हैं तुम्हें। और रही बात मेरी, तो मैं पहले भी तुमसे सिर्फ नफरत करती थी, और फिर तुमने जो कुछ मेरे और मेरे बाबा के साथ किया ना, उसके बाद से तो इस नफरत में और भी शिद्दत आ गई है। मगर मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने बस सब्र किया था, शायद ये मेरा सब्र ही है। एमल ने तहम्मुल से कहते उसकी जानिब इशारा किया तो जुजलान अच्छे से समझ गया। जुजलान को खामोश देख उसने फिर कहना शुरू किया, चलो हम तो गैर थे, मगर तुमने जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते अपनी माँ और बहन का दिल दुखाया, शायद ये उसकी भी सज़ा है। मैं जानती हूँ वो लोग तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचेंगी, मगर दिल तो दुखा होगा ना, और माँ का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है ये शायद तुम जानते होगे। एमल ने उसे एहसास दिलाना चाहा जिसका जुजलान को काफ़ी पहले ही एहसास हो गया था। जानता हूँ, मैंने उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी बहुत दिल दुखाया है। मैं उन दोनों से भी माफ़ी मांग लूँगा, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ अपने किए की। जुजलान नदामत भरे लहजे में उसे देखकर बोला तो एमल ने सर झटका। तुम्हें माफ़ करना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं। मैंने बहुत बार तुम्हें माफ़ करने का सोचा, मगर दिल मानता ही नहीं। वो हल्के से मुस्कुराकर बोली तो जुजलान ने तड़प कर उसे देखा। एमल, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सौ के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे साथ भी मैंने बहुत बुरा रवैया रखा है, मगर मेरा यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, पछता रहा हूँ मैं। तुम्हें मेरी वजह से बहुत दुख पहुंचा है, मगर मैं तुम्हारे हर दुख का मदावा करूंगा। मेरा यकीन करने की कोशिश करो। जो कुछ चाचू के साथ हुआ मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक बोझ है मेरे दिल पर जो बढ़ता ही जा रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ करके इस बोझ को ख़त्म कर दो। जुजलान ने जैसे मिन्नत की थी, जिस पर एमल ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। क्या तुम अपनी सबसे बड़ी मुजरिम को माफ़ कर सकते हो जिसकी वजह से तुम अपना ख्वाब हारे हो? एमल ने नाम लिए बगैर नताशा का जिक्र किया, और यहाँ जुजलान खामोश हो गया, जिस पर एमल नफ़ी में सर हिलाती गहरा सांस भरकर बोली, दुआ करो जुजलान खान कि कभी ना कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आ जाए और मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं। एमल नम आंखें साफ करती तेज़ी से कमरे से निकल गई। उसके जाने के काफ़ी देर बाद तक जुजलान बेबसी और दुख से कमरे की दहलीज को देखता रहा जहाँ से वो अभी अभी गई थी। वो अजियत से बैकग्राउंड से टेक लगाता आंखें मूंद गया। उसे पता था कि उसकी गलतियाँ बहुत बड़ी हैं, उसने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत से लोगों की आहें इकट्ठी की हैं। उसे तो शायद अब याद भी नहीं था कि उसने किन किन लोगों के साथ किया क्या क्या था, और ना ही वो उन सब से माफ़ी मांग सकता था। नामुमकिन था ये, मगर जिनसे वो माफ़ी मांग सकता था वो उनसे ज़रूर माफ़ी मांगने वाला था। अभी उसे आंखें बंद किए 2 ही मिनट हुए थे जब उसका फ़ोन बजा। उसने बगैर आंखें खोले तकिए पर बराबर रखा फ़ोन उठाया और यस करके कान से लगाया। यस करके कान से लगाया। सर, नताशा मिल गई है और वो इस वक्त हमारे कब्जे में है। दूसरी जानिब से जवाद की पुरजोश आवाज़ आई, जिसको वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। आखिरकार वो उनके कब्जे में थी। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। मगर जवाद की बात सुनते जुजलान के दिमाग में एमल की सारी बातें गूंज गई। क्या तुम अपनी सबसे बड़ी मुजरिम को माफ़ कर सकते हो जिसकी वजह से तुम अपना ख्वाब हारे हो? और उसे सिर्फ कुछ मिनट लगे थे फैसला करने में। छोड़ दो उसे, उसने बहुत ही संजीदगी से कहा तो दूसरी जानिब जवाद को झटका लगा था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये तो दूसरे मुल्क जा रही थी, इतनी मुश्किल से पकड़ा इसे, और अब आप कह रहे हैं कि इसे ही छोड़ दो? क्या भूल गए कि इसने आपके साथ क्या किया है? जवाद हैरत से इस्तफसार करने लगा। उसे जुजलान की समझ नहीं आ रही थी कि जो पहले इतने दिनों से उसका दिमाग खा रहा था कि किसी भी तरह हर हाल में नताशा चाहिए उसे, और अब जब उसे नताशा को पकड़ लिया था तो वो उसे छोड़ने का कह रहा था। उस वक्त जवाद को जुजलान की दिमागी हालत पर शक हुआ था। जवाद, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ दो उसे, जाने दो वो जहाँ जा रही है। जुजलान अपनी बात मुकम्मल करता
اس کا اوکے سنے بغیر ہی فون بند کر گیا۔ یہ فیصلہ اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس نے اپنے گناہوں کی سزا سمجھتے اسے قبول کرتے نتاشا کو معاف کر دیا تھا کہ شاید اس کے معاف کرنے سے اللہ بھی اسے معاف کر دے اور اس کی پریشانیاں آسان کر دے۔ اس کا دل جو اتنا بھاری ہو رہا تھا جیسے ایک دم سے ہلکا ہونے لگا تھا، وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔